हाय, कैसे हैं आप सभी। हिंदी क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे इतिहासकार। टोटल 5 हैं, जिसमें से हमने एक इतिहासकार के बारे में हम जान चुके हैं। बच्चे इतिहासकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ अब अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हो गया हूँ आप लोगों से थोड़ा अपसेट। यानी जो भी ग्रुप में आए थे, कुछ लोग उसमें से बहुत ही बदमाश थे। समझते हैं ना बदमाश का मतलब। तो वो टीचर बनने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कैसे बात करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। वैसे लोगों को मैं व्हाट्सएप पे दूं नोट्स, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक आप टीचर बनने जा रहे हो, एक भविष्य बनाओगे आप। सोचो इस बारे में। आपको केवल एग्जाम, आप लोग सोचते हो केवल एग्जाम क्वालिफाई हो जाना, जॉब लग जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, जब तक आप सोचोगे नहीं दिल से, तब तक आप क्वालिफाई कहाँ से होगे। अगर क्वालिफाई भी हो जाओगे तो जॉब लग जाएगी आपकी। मदद उसी समय मिलती है जब आप दिल से करते हो। क्योंकि सभी जानते हैं हम हैं, फिर नहीं रहेंगे। आए हैं कुछ दिन के लिए, तो इसी में आप हंसते रहिए, खुश रहिए। क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसका मतलब प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी 1% भी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे वीडियो देखने से मैं आपसे कुछ नहीं लेता। व्हाट्सअप से भी, अगर आप व्हाट्सअप पे भी मेरा नोट्स मिलता है आपको, तो उससे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक चीज़ चाहिए, आप सुधार दो। आप जहाँ भी जाओ वहाँ एक चीज़ सुधार दो, बातचीत का तरीका सुधार दो। आप अब जो छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, उसे शिष्टाचार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना। बस मुझे यही दे दीजिएगा आप लोग, मैं समझ लूँगा दुनिया की प्रत्येक खुशी हमें मिल गई। आशा करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो, अगर आप टीचर बनते हो चाहे नहीं भी बनते हो, अगर कहीं आप पढ़ाते हो, तो बस एक चीज़ दीजिएगा मुझे, बच्चे में शिष्टाचार जरूर डाल दीजिएगा। किसी को आदर कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति भी किसी छोटे बच्चे को आप कह के बात करता है, को हमें लगता है थोड़ा डिसेंट है, लेकिन ये हर किसी में होना चाहिए। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आज, इतिहासकार को कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि सब लोग ऐसे हो जाएं, सब लोग एक दूसरे की मदद करें। ऐसा कीजिए, क्योंकि जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो मिट्टी है। कुछ दिन का खुशी है, फिर सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, याद कुछ नहीं रहेगा आपको जाने के बाद यहाँ से। तो कुछ ऐसा करके जाओ ना जिसे पूरी दुनिया याद रखे। बीटेट कौन सा चीज़ है, बीटेट तो बहुत छोटा सा है। मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा, नहीं तो आप किताब, मैंने जो ट्रिक बताया उसको फॉलो करोगे, आराम से क्वालिफाई करोगे। 100+ तो आ ही जाएंगे आपके, पक्का है ये। बाकी जो कमेंट करते हो उससे संबंधित मैं बनाता हूँ वीडियो। मैं संस्कृत का नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइंस, मैथ, हिस्ट्री सबका बनाना पड़ता है, इसलिए लैंग्वेज पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आप कोई भी बुक ले लो, बैकियर बनाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नहीं सोचना आप इस बारे में।
जरूर सोचिएगा। ठीक है, टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हमारे इतिहासकार, अ, पिछली बार हम जब सब्जेक्ट देख रहे थे तो उसमें मैंने एक इतिहासकार को बता चुका हूँ। टोटल 6 to 8 के बुक में 5 इतिहासकार हैं, जिसमें से एक बता चुका हूँ। बचे कितने? 4 को हम लोग जल्द से जल्द जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको लगे कि मैं पूरा बुक पढ़ जाऊँ तो अब मेरा ऑडियो बंद कर दीजिएगा और आराम से रुक रुक के एक एक स्टेप पे आप वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा और खुद समझिएगा। ठीक है, अब मैं जो भी इम्पोर्टेंट है उसको बताते हुए निकल जाऊँगा। करेगा? तो पहले हैं केपी जायसवाल, एएस अल्तेकर को सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग केपी जायसवाल के बारे में। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। केपी जायसवाल, पूरा नाम काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल, जन्म 1882, 1937। कहाँ के रहने वाले थे? ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ के रहने वाले थे ये? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी कर्म भूमि पटना थी। काम करने की भूमि कहाँ थी? पटना। पेशे से तो अधिवक्ता यानी वकील थे, लेकिन इनकी ख्याति इतिहास एवं संस्कृति के महान विद्वान के रूप में ज्यादा हुई। इनके इतिहास लेखन में क्रांति ला दी थी। ये चलते आगे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही लंदन मिशन, जो आजकल बाबूलाल जायसवाल हाई स्कूल में, हुई। इनका मन पैतृक आवास में नहीं लगा, तब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। तो इंग्लैंड में जाके कहा इन्होंने पढ़ाई की? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में उन्होंने एमए डिग्री हासिल की। अगले वर्ष बैरिस्ट्री भी पास की। अक्सर लोग वकालत किए हैं उस समय, क्योंकि देश उस समय गुलाम था, इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है जो जितने लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में गए उन लोगों का अधिकतर यही है, बैरिस्ट्री किया है, वकालत शुरू की है। इन्होंने भी 1910 ईस्वी में स्वदेश लौट कर कलकत्ता में उन्होंने वकालत शुरू किया। कहाँ वकालत शुरू किया? कलकत्ता में। कब? 1910 ईस्वी में। क्या किया उन्होंने? वकालत। ओके। और ये क्या थे? हिंदू कानून के मर्मज्ञ एवं आयकर के विशेषज्ञ थे। इसको भी याद कर लेंगे। हिंदू कानून मर्मज्ञ एवं आयकर के विशेषज्ञ वकील थे। किस तरह के वकील थे इसको देख लीजिए। और आगे फिर से चढ़ते हैं। जायसवाल साहब बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। इनके साथ राहुल सांकृत्यान, रविंद्रनाथ टैगोर एवं रामधारी सिंह दिनकर के काफी नजदीकी संबंध थे। ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है। 1924 में इनकी पुस्तक हिंदी पॉलिटी प्रकाशित हुई। अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो नोट भी करते चलें। 1924 में इनकी पुस्तक हिंदी पॉलिटी प्रकाशित हुई। जिसमें उन्होंने क्या किया था? तो भारत के गौरवशाली अतीत का उजागर करते हुए साबित किया
कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही थी। और इस पुस्तक के दो भाग हैं। प्रथम भाग में प्रजातंत्र था, दूसरे भाग में राजतंत्र का विवरण है। केपी जायसवाल की दूसरी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली पुस्तक आप लोग जान गए। पहली पुस्तक मैं फिर से दिखाता हूं आपको, क्या थी? हिंदू पॉलिटी थी। ओके, कब थी? 1924 ईस्वी, याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा आप लोग। और इनकी जिसमें क्या था? प्रजातंत्र और राजतंत्र का विवरण था। इसके बाद दूसरी उनकी पुस्तक क्या थी? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें किस चीज़ की बात कही गई है? 150 ईस्वी से 350 ईस्वी तक की, 150 से लेके 350 तक की। ये कब प्रकाशित हुई? 1930 में। वो कब प्रकाशित हुई थी? 1924। कितने साल बाद हुई? 6 साल बाद। गुड। इस पुस्तक में कुषाण साम्राज्य के अंत और गुप्त साम्राज्य के बीच की अवधि पर प्रकाश डाला गया। देखिए यहाँ 2 पॉइंट आपको मिल गए। 150 ईस्वी से 350 ईस्वी तक, उसमें इस बीच कौन थे? वो कुषाण साम्राज्य के अंत और गुप्त साम्राज्य के बीच की अवधि है। ठीक है, क्लियर? आगे चले। उन्नीस ईस्वी यानी 4 साल बाद में प्रकाशित, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ क्या? एन इंपेरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्होंने नेपाल के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस बुक को किसने लिखा? केपी जायसवाल ने। कब लिखा? 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1934। उसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है? नेपाल के इतिहास के बारे में। इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं को आप किसी भी देखेंगे बुक को, ये इसमें सन पूछ सकता है, कब हुआ, किस सन में हुआ, किस चीज़ की चर्चा की गई, किस सन से किस सन तक की चर्चा हुई है इस बुक में, किसने लिखा? केपी जायसवाल ने। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, एक पॉइंट पे 3 क्वेश्चन बनाएंगे और उसको लिखते चले जाएंगे। उससे अधिक इससे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। मुद्रा शास्त्र पर भी इन्होंने कई शोध कार्य किए। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने गंगा घाटी की बहुत सी मुद्राओं का विवेचन किया है। ठीक है, यहाँ यहीं तक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ मैं इसको भी पढ़े। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने अशोक के अभिलेख एवं राज्योड़न की तिथि, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेखों का संपादन, अयोध्या का शुंग अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रास्ती अभिलेख, मुहरों का अध्ययन तथा अनेक अभिलेखों का तिथि क्रम के अनुसार उनकी व्याख्या प्रस्तुत कर इतिहास लेखन को सुगम बनाया। देखिए ये जितने अभिलेख हैं, देखिए सब में अभिलेख अधिकतर है। तो अभिलेख का इन्होंने 400 का अभिलेख हो तो इसका तिथि के अनुसार व्याख्या प्रस्तुत किया है। इसको याद रखेंगे, अधिकतर अभिलेख शब्द है इसमें, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जायसवाल परंपरावादी इतिहासकार नहीं थे, यानी परंपरा को फॉलो नहीं करते थे। इनके अंदर पश्चात इतिहासकारों की तरह वैज्ञानिक दृष्टि थी। और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा क्योंकि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना है। ये इनका परिणाम है यानी रिजल्ट लास्ट का। काशी प्रसाद जायसवाल के इतिहास लेखन में हिंदू विचार, दर्शन, धर्म, शासन, गणराज्य एवं सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि हिंदू किस पे उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो इस पे। ठीक है, हिंदू विचार, दर्शन, धर्म, शासन, गणराज्य एवं सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके इतिहास लेखन में मौलिकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी झलक मिलती है, जो भारतीयों को सदैव गौरवान्वित करता रहेगा। उन्होंने विपरीत परिस्थिति परतंत्र भारत में जितना कार्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में किया वह अत्यंत सराहनीय है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे।
दूसरा पॉइंट क्या है? डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर। ओके, देखिए जो भी पॉइंट है इतना याद रखिएगा कि जो भी इतिहासकार हैं, ये बिहार की बात हो रही है, बिहार से क्वेश्चन आएगा। तो उसमें एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, वो पटना विश्वविद्यालय या पटना से ही संबंधित होते हैं। ओके, तो देखिए इन्होंने भी डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर महान पुरातात्विक एवं इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी थे। किसके सदस्य थे? निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के। डॉक्टर अल्तेकर ने पटना विश्वविद्यालय में योगदान के पूर्व बनारस विश्वविद्यालय में, यहाँ योगदान से पहले वो बनारस विश्वविद्यालय में पुरातत्व, देखिए ये किससे संबंधित है? तो पुरातत्व से संबंधित है। ये चीज डिफरेंस याद रखें, पुरातत्व और इतिहासकार थे। पुरातत्व मुर्दा शास्त्र भी इन्होंने यूज किया गया इनमें, और सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने वैशाली जानते हैं ना? वैशाली हाजीपुर नहीं जानते हैं? तो इन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। उन्होंने वैशाली की खुदाई कर भगवान बुद्ध के शरीर वेश स्तूप को दुनिया के सामने लाया। बिहार राज्य के राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेस के प्रकाशन में डॉक्टर अल्तेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में सफल रहा। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद केपी जायसवाल शोध संस्थान में, केपी जायसवाल याद रखिएगा, शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक बने और जीवन पर्यंत रहे। जीवन पर्यंत कहाँ रहे? तो केपी जायसवाल शोध संस्थान के। अल्टेकर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी सहित कई संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्य रहे एवं कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। नाम पूरा याद रखिएगा। एन अर्ली हिस्ट्री किसका था? डॉक्टर योगेंद्र मिश्र का था। एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। न्यूमिस्टिक सोसाइटी ने तो अपना भवन का ही नाम अल्तेकर भवन रखा। क्यों रखा? तो इनके नाम के कारण। इनका नाम है डॉक्टर अल्तेकर। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अल्तेकर भवन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे इसके लिए। डॉक्टर अल्तेकर छात्र जीवन से ही प्रतिभा संपन्न एवं अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से संस्कृत में चांसलर मेडल प्राप्त किया। ये भी दे सकता है, 3-4 दे देगा और उसमें बोलेगा संस्कृत में चांसलर मेडल बम्बई विश्वविद्यालय से किसको मिला? तो डॉक्टर अल्तेकर को टिक कर देंगे। एलएलबी के लिए लॉरेंस किन्स स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया उन्होंने। नियुक्त बनारस विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृत अध्यापक के रूप में भी हुआ उनका
उन्होंने राष्ट्रकूटों के इतिहास D.R. बनर्जी के निर्देशन पे डीलिट उपाधि प्राप्त की। एक और डीलिट उपाधि किसने प्राप्त की है, मैंने फर्स्ट में बताया है, उसको नहीं आपको याद होगा तो जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। इसका मैं ये क्वेश्चन रखता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि डीलिट की उपाधि और किसे मिली, और किसे मिली डीलिट की उपाधि, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3-4 लोगों का नाम दे देगा, उसमें 2 लोगों का नाम देगा कि इनमें से दोनों और एक इनमें से कोई नहीं। तो डीलिट की उपाधि किसे मिली, किस इतिहासकार को मिली, ये क्वेश्चन दे सकता है। तो आप वहाँ क्या टिक करेंगे, तो एक हो जाएगा डॉक्टर अल्तेकर, दूसरा कौन होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनका शोध प्रबंध अभिलेखों साहित्यिक स्रोतों पर आधारित थी। अपने अथक प्रयास से उन्होंने 21 पुस्तक लगभग 200 पत्र प्रकाशित कराए। कितना, 21 पुस्तक लगभग 200 पत्र प्रकाशित कराए। और इनका बिहार राष्ट्र परिषद ने इन्हें अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय चंद पद्धति के लिए 1000 मुद्रा पुरस्कार प्रदान किया। प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए कितना मिला मुद्रा उनको, 1000 मुद्रा पुरस्कार के रूप में उन्हें मिला। और पुरस्कार ग्रहण करते समय उन्होंने क्या कहा था, मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की है आर्थिक लाभ के लिए। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इनमें अगाध प्रेम था। उन्हें 1954 में अमेरिका में अतिथि व्याख्यात के रूप में बुलाया गया। ये भी दे सकता है कि किन्हें बुलाया गया। 1954 में अमेरिका में अतिथि व्याख्याता के रूप में डॉक्टर अल्तेकर। वो हर क्षण, यहाँ देखिए, वो प्रत्येक क्षण व्यस्त रहने में विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें हड़बड़िया भी कहा गया, ठीक है। इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो प्रकाशित कर देना चाहिए। किसे हड़बड़िया कहा गया, तो डॉक्टर अल्तेकर को, ठीक है। और इनसे संबंधित और तो उन्हें क्या कहा गया, हड़बड़िया भी उन्हें कहा गया। और यहाँ और हम लोग चलते हैं। अल्तेकर रूढ़िवादी नहीं थे। नारियों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था। नारियों की दशा पर उनके द्वारा रचित पुस्तक से ये साफ पता चलता है। इनके गांव में घटित सती की घटना ने इन्हें काफ़ी प्रेरित किया। इन्होंने इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेख छपवाया जिसमें यह साबित किया गया कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। पहले क्या होता था कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था, शूद्र और स्त्रियों को नहीं होता था। अब तो जानते ही होंगे कि कितने कैटेगरी में बांटा गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो पहले आते क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये 4 भागों में बांटा गया। उसमें क्या किया गया, शूद्र जो होते काम करने वाले होते थे, उन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को भी नहीं दी जाती थी। को उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेख छपवाया जिसमें यह साबित किया गया था कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़के BHU के प्राच्य विभाग में अध्ययन करना चाहती थी। ये कोई भी काम कब होता है, जब प्रॉब्लम होती है तब भी कोई भी काम होता है। इसलिए ये लेख की चर्चा भी काशी में खूब हुई। और इसमें प्रकाशन का, और इन्होंने भी राहुल संकृत्यान द्वारा संग्रहित, इनके बारे में जानते हैं कि नहीं, राहुल संक्रियांत,
ये यावावर ज़िंदगी जीते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। इनके बारे में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इनके कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र से अपेक्षित सहयोग मिला, और मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर अल्तेकर ने अपने सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छपवाए, जबकि उनकी इतिहास विषयक रचनाएं विश्व स्तरीय थी, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वो भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। फिर भी उन्होंने भारत में ही छपवाया। आखिर क्यों? क्योंकि इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर क्यों खादी अपना रहे हैं। मैं अपने ग्रंथों को तो देसी रूप ही दे सकता था, इसलिए उन्होंने यहाँ छपवाया था। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। उनका जीवन बिल्कुल सादा था, लेकिन शोध कार्य में कभी वो पीछे नहीं रहते थे। ठीक है, ये थे अभी तक के टॉपिक। अब चलते हैं हम लोग प्रोफेसर सैयद हसन अरकरी, जो आप लोग के ये मैंने जो आप लोग को प्रोवाइड किया है सिलेबस, उसमें इनका नाम है। और उन लोगों को भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसमें दिया गया है इतिहासकार को। इतिहासकार 6 में है उसका लेशन का नाम, और उसमें वो चीज़ पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, एक या दो। इसलिए आइए चलते प्रोफेसर सैयद हसन अरकरी 1901-1990। ये सब कोई विद्वान तो होता ही, यहाँ कुछ मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, आप रुक के इसको देख सकते हैं। तो ये सैयद हसन अस्करी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान ज़िले में। ये कहाँ है? तो छपरा, गोपालगंज सिवान जानते हैं ना, वहीं है। और ये मध्य घर से बिलोंग करते थे, और स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में इतिहास में स्नातकोत्तर MA कानून में इतिहास की डिग्री प्राप्त की। देखिए कानून से रिलेटेड है ना। पटना कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में योगदान दिया। देखें पटना में ही काम मिला ना इनको, जो भी है पटना से ही अधिकतर रिलेटेड होगा। 1956 में अवकाश प्राप्त करने के बाद ये 1974 ईस्वी तक पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य में जुड़े रहे। अब शोध कार्य में रुचि आरंभ कैसे हुई, ये उतना ये नहीं है, मैं बता देता हूँ। जो कक्षा 8 में पढ़ना है, काली किंकर दत्त विमल चंद्र सरकार के साथ PhD करने वाले आए थे, इन्हीं को देख के उन्हें में रुचि जगी, इन्हीं के बारे में उनको बताया गया था। ठीक है, और ये रुचि जीवन भर उनके साथ रही। आगे चलते हैं हम लोग। इनका देखिए सबका हिंदी है और किसका अंग्रेजी है, तो इन्हीं का अंग्रेजी। अस्करी साहब का देखिएगा, याद रखिएगा, इनका अंग्रेजी में है और रचनाएं इनकी उर्दू में है, क्योंकि ये नाम एक मुस्लिम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उससे ये पकड़ लीजिएगा टिक द्वारा, अंग्रेजी और रचनाएं इनकी उर्दू में भी है। ये 150 मानक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। बिहार से संबंधित गली कुएं, मंदिर, मस्जिद, प्रारंभिक जानकारी सहज रूप से प्रदान करते थे। ठीक है, और इनमें इम्पोर्टेंट ये खुदाबख्श लाइब्रेरी, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अभी है पटना में, आप लोग देखे भी हैं। डॉक्टर अस्करी काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक तथा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की संचालक समिति के सदस्य भी रहे हैं, जो अभी पटना में है भी। अस्करी साहब कई पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। इन्हें खान साहब की पदवी दी गई। याद रखिएगा किसे दी गई? अस्करी साहब को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने बहुत सम्मानित कार्य किए थे। अंग्रेजी सरकार ने भी इन्हें सम्मानित करते, अंग्रेजी सरकार जो थी इन्हें सम्मानित करते हुए प्रोफेसर अस्करी को खान साहब की पदवी दी। तो आप लोग याद रखेंगे, अस्करी साहब एक मुस्लिम नाम है, इसलिए इन्हें खान साहब की पदवी मिली।
ये याद रखें, किसने दी? अंग्रेजी सरकार, क्योंकि गुलाम थे। इन्हें भी डिलीट मिली, यानी 3 हो गए टोटल डिलीट में। पटना विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए किसको मिला है पद्म श्री, ये नाम याद रखिएगा आप लोग हमेशा, अस्करी। प्रोफेसर अस्करी, प्रोफेसर अस्करी को क्या मिला है? बिहार रत्न पद्म श्री प्रदान किया गया है। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को केवल मिला है बिहार रत्न। पटना के नागरिकों ने सम्मानित करते हुए बिहार रत्न तथा भारत सरकार ने पद्म श्री प्रदान किया। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने भी इन्हें वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन के रूप में विशेष रूप से सम्मानित किया। ठीक है, ये खुदा बख्श लाइब्रेरी है। अस्करी साहब का इतिहास के रूप में योगदान नए स्रोतों की खोज और विद्वानों से परिचित कराना था। उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू भाषा में 200 से अधिक लेख लिखे, 200 से अधिक इनका लेख है। और ये चीज़ याद रखिएगा, उन्हें कि क्या क्या मिला अस्करी साहब को? बिहार रत्न पद्म श्री। और एक संकलन उर्दू भाषा बिहार उर्दू अकादमी में भी प्रकाशित किया है, कंप्रीहेंशन हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार के अतिरिक्त उन्होंने 2 अन्य पुस्तकों का भी संपादन किया। कंप्रीहेंशन हिस्ट्री ऑफ बिहार में इनके साथ साथ संपादक प्रोफेसर क्यामुद्दीन अहमद थे। उन्होंने मध्यकालीन बिहार के संपूर्ण इतिहास, तुर्क शासन काल से मुगल साम्राज्य के पतन तक अनेक लेख लिखे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यकाल में पान खाने की आदत तौर तरीके पर इन्होंने एक रोचक लेख लिखा था। और फारसी भाषा के स्रोतों, अभिलेखों, फरमानों के अध्ययन और विश्लेषण में अस्करी साहब की दक्षता अद्वितीय थी। अस्करी साहब का नाम याद रखिएगा फारसी, उर्दू और इंग्लिश के लिए। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट था भारत पद्म श्री पुरस्कार और बिहार रत्न। ठीक है, आगे बढ़े। मानवता के प्रतीक के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहे। और चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारे इतिहासकार काली किंकर दत्त 1905 से 1982। ये देखिए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। बिहार में इतिहास विषयक शोध कार्य की आधुनिक परंपरा की शुरुआत सर यदुनाथ सरकार से ही है। किससे है? यदुनाथ सरकार से। ठीक है, इसी श्रृंखला में डॉक्टर सुविगल चंद्र सरकार के निर्देशन में शोध कार्य करने वाले काली किंकर दत्त ने भविष्य में अपने आप को महान इतिहासकार के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के, कहाँ हुआ था इनका जन्म? पाकुड़ जिला के सिकहाटी गांव में। जिला के झिकरहाटी गांव में 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उच्च विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, हाई स्कूल के। इनके पिता के विद्यालय महेशपुर उच्च विद्यालय में से ही इन्होंने प्रवेशिका यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने 1927 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। एमए किया उन्होंने कहाँ से? कोलकाता से। उन्होंने डॉक्टर एस.सी. सरकार के निर्देशन में पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में बंगाल के आर्थिक इतिहास पर काम करना प्रारंभ किया। बंगाल के आर्थिक इतिहास पे ये उनका फोटो है। उड़ीसा, इस कार्य के लिए इन्हें बिहार एवं उड़ीसा सरकार की छात्रवृत्ति भी मिली। इसी कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रेमचंद छात्रवृत्ति भी 1931 ईस्वी में
इन्हें प्राप्त हुई। 1930 में पटना कॉलेज इतिहास विभाग में व्याख्याता भी नियुक्त हुए। देखिए इनका भी रिलेशन आ गई ना पटना से। अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर इन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। लगभग 40 साल यानी 40 वर्ष की उम्र में 1944 की पदोन्नति शैक्षिक सेवा वर्ग 1 में हुई। अगले साल सुशील चंद्र सरकार के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने गए। 1958 में पटना कॉलेज का प्राचार्य भी बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया? पटना कॉलेज का प्राचार्य भी। 1960 ईस्वी में अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक 28 फरवरी 1962 तक रहे। बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभारी निदेशक 7 मई 1972 तक रहे। 3 साल की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद 14 मार्च 1965 को पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। सबसे ज़्यादा इन्हीं का टाइम मिला है, टाइम इन्होंने लिया है पटना विश्वविद्यालय के लिए। उन्होंने 1965 पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने हैं। 2 पूर्ण कालावधि पूरा करने के बाद 1971 में सेवानिवृत्त हुए। अभी तक बिहार में लगातार इतने वर्षों तक किसी ने भी उप कुलपति पद का निर्वाह नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका किस पे था? इनका था कई पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉक्टर दत्त की प्रतिष्ठा का आधार लेखन एवं शोध कार्य ही था। लेखन और शोध कार्य था। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया। इनके पुस्तकों का लेखन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखी गई है। इनका देखिए पहला है टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इलाहाबाद से 1934 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने सुब्बीमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण का अनुवाद भारत का आधुनिक इतिहास प्रथम भाग, आधुनिक भारत का इतिहास द्वितीय भाग नाम से इतिहासकार रामा शरण शर्मा द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरा है इनका एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 3 भागों में आरसी मजूमदार एवं एचसी राय चौधरी के साथ लिखी गई, जिनका अनुवाद भारत बृहत इतिहास के नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने की। इन लोगों का नाम जानते होंगे, योगेंद्र मिश्र, और इनका भी ये बुक भी आपको मिल जाएगा, नेट पे भी आप देख सकते हैं। आगे चले अब हम लोग। देखिए इनकी महत्वपूर्ण संपादित पुस्तकों में हिस्टोरिकल ऑनरेस्ट एंग्रेस ब्रिटिश रूल इन बिहार, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार 1917 से 47, शम द फॉर्मन सन्स वेड फरवानाज ये 1718 से 1802 ईस्वी, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये आप एक बार मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार 3 भागों में 1956 से 1958 पटना में प्रकाशित हुई। इन बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक थी और यह पुस्तक आज़ादी की लड़ाई का मुख्य स्रोत तो बनी ही, 1857 की क्रांति की शताब्दी ग्रंथ भी बन गई। फ्रीडम मूवमेंट याद रखिएगा इसको। प्रथम खंड में 1857 से 1928, द्वितीय खंड में 1929 से 1941, तृतीय खंड में यानी देश आजाद तक
1942 से 1947 तक के इतिहास का विस्तृत विवरण है। इस पुस्तक के महत्व को देखते हुए बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने गांधी जी इन बिहार पटना 1969, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नई दिल्ली 1970 के साथ साथ रिफ्लेक्शन जॉन द कम्युनिटी, कलकत्ता 1966 की भी रचना की। इतना बुक का उन्होंने रचना किया। इनके द्वारा लिखित सामग्रियों का आज तक प्रकाशन नहीं हो पाया है। ये रीजनल रिविजन सर्वे कमेटी के स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। इन कमेटी का वार्षिक प्रतिवेदन आज शोध कार्यों के लिए स्रोत तक पहुंचने के साधन के रूप में काम कर रहा है। इनका पूरा लेखन बिहार के आधुनिक इतिहास के क्षेत्र में आधार की तरह है। इन्होंने इतिहास की 50 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। इसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है यही कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3, कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार खंड 3। डॉक्टर दत्त सदैव छात्रों के हित का ख्याल रखते थे। उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा IAS को ध्यान में रखते हुए IA से MA तक इतिहास के पाठ्यक्रम को संशोधित करवाया। ये बच्चों से छात्र से संबंधित ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए एजुकेशन, इनका नाम याद रखिए काली किंकर का, जो एजुकेशन से संबंधित ज़्यादा इनका ध्यान था छात्रों पे। उसी से संबंधित काम भी किया। पटना विश्वविद्यालय में हमेशा रहे हैं। ये सब पॉइंट इनके लिए है, तो ये चीज़ इनके लिए याद रखिएगा। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो काली किंकर दत्त को आप टिक करेंगे। इतिहास के क्षेत्र में देश विदेश की कई संस्थाओं की स्थापना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन पे ये बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर के व्यवस्थापक समिति के सदस्य भी रहे। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की 1958 में त्रिवेंद्रम कांग्रेस की अध्यक्षता भी की और कई वर्षों तक चेन्नई स्थित इंडो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी के निर्देशक भी रहे। डॉक्टर के दत्त की प्रतिभा और कार्यों को देखते हुए उन्हें समाज में मान सम्मान खूब मिला और मुआट स्वर्ण पदक और ग्रिफिथ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भारत के बाद पटना कॉलेज में जो अभिनंदन समारोह हुआ आज तक का शिक्षकों छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के मानद सदस्य भी रहे। इन्हें भी डिलिट की उपाधि मिली। कितना हो गया, काउंट करते रहिएगा डिलिट की उपाधि कितने लोगों को मिली। ठीक है, आगे चलते हम लोग। इस प्रकार डॉक्टर दत्त अध्ययन, अध्यापन, शोध और लेखन के उच्च मापदंड का निर्वाह करते हुए 24 मार्च 1982 को परलोकवासी हो गए। इनके लेखक कार्य को प्रतिदिन आधुनिक अनुष्ठान की तरह माना। अपनी तरह कार्य करने के लिए सहकर्मियों, छात्रों, लेखन कार्य में जुड़े लोगों को सदैव प्रेरणा देते रहे। इनका मानना था कि अगर प्रतिदिन एक भी पेज लिखा जाए तो प्रत्येक साल एक किताब लिखी जा सकती है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ में आती है क्या आगे कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्ञान बढ़ता रहेगा। छोड़ देंगे, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होंगे, आज नहीं पढ़ना कल पढ़ना, तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक होगा। तो अगले दिन का मैं टॉपिक रखूँगा राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। ये अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे और इसमें मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता देता हूँ, तब तक आप लोग देख लीजिएगा इसको। महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन का मैं टॉपिक 1851 में ब्रिटिश भारत में प्रोविंसी से शुरू अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ। अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे ये चीज़। और 1876 में है क्या हुआ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, इसको आप देख लीजिए। 1878 नेटिव प्रेस, 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन,
1884 मद्रास महाजन सभा का गठन, 1885 इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और 28 दिसंबर 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बारे में एक एक टॉपिक पे डिटेल्स चर्चा करेंगे हम लोग अगले दिन, अगले वीडियो में। तब तक और भी वीडियो आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप सवाल देते रहिए, कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हिस्ट्री का ये टॉपिक जो मैंने दिखाया है 3-4 दिन के अंदर ख़त्म कर दूँ। और आपके पास और भी कोई टॉपिक जो नहीं मिला कमेंट बॉक्स में करें। आपको सिलेबस तो मिल ही गया होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपको बुक में नहीं मिल रहा या आपके पास नेट पे भी नहीं मिल रहा, चाहे आपके पास नहीं है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बनाए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।